हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिसोर्स क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको थोड़ा सा रिवाइज कराएं तो रिसोर्सेज होता है हर वो चीज जो हमारी नीड को पूरा करे। वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे। तो डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, वो रॉ फॉर्म में है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यूजेबल फॉर्म में लाते हैं, उसी को बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें क्या है कि जब इंसान नेचर में था, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, ये नेचर था, उस वक्त पॉपुलेशन बहुत कम होती थी। तो इंसान को ऐसे लगता था कि ये नेचर हमारे लिए फ्री गिफ्ट है। क्या है? नेचर हमारे लिए फ्री गिफ्ट है। इसी वजह से जो इंसान होते थे, या आप ये बोल लीजिए जो ह्यूमन बीइंग होते थे, वो रिसोर्सेस का यूज करते थे विदाउट प्लानिंग। यूज्ड रिसोर्सेस विदाउट प्लानिंग, यानी वो रिसोर्सेस का कोई प्लान नहीं करते थे। उनको लगता था कि नेचर की ओर से हमें ये फ्री गिफ्ट, जिसकी वजह से वो बगैर प्लानिंग के रिसोर्सेस को यूज करते थे, या आप ये बोल लीजिए इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते थे। क्या करते थे? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस। वो प्लानिंग के बगैर रिसोर्सेस करते थे। कोई चिंता नहीं होती थी कि फ्यूचर में क्या होगा, ये रिसोर्स डिप्लीट हो जाएगा। इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते थे। तो इस इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने से क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम्स हुई। तो हमने वही प्रॉब्लम्स जाननी है कि इनडिस्क्रिमिनेट ऑफ रिसोर्सेस लेड टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो आइए जानते हैं। देखिए क्या बताया मैंने कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। यानी इंसान को जब लगता था कि नेचर हमारे लिए फ्री गिफ्ट है, तो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते थे विदाउट एनी प्लानिंग, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई। तो अब वही प्रॉब्लम जो आपकी बुक में दी गई है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो दी है वो है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब ये है कि धीरे धीरे वो रिसोर्स कम होना स्टार्ट हो गए। क्योंकि आप जानते हैं, ऐसे भी आप नेचर में जब जाएंगे तो जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो हमारी डिजायर्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है और डिजायर अनलिमिटेड है, इट मींस ह्यूमन बीइंग्स इन रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करेगी, क्योंकि डिजायर तो कभी खत्म होती नहीं, लेकिन रिसोर्स तो लिमिटेड है। तो लिमिटेड है, इट मींस ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, जिसको मैंने बोला डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा, और रिसोर्सेज खत्म हो गए तो फिर समझे कि हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इट मीन जब हमने इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया तो पहली कौन सी प्रॉब्लम हुई? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपने तो रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल पढ़े होंगे। तो ये रिसोर्स धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, और फिर आने वाले वक्त में खत्म भी हो जाएंगे। तो इसलिए क्या बताया मैंने? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ये एक मेजर प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है accumulation of resources in few hands। क्या हुआ कि जब हम रिसोर्सेज को बगैर प्लानिंग के यूज करते जा रहे थे, उससे क्या हुआ? एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा होना किसी एक के पास। धीरे धीरे कुछ हाथों में रिसोर्सेज ज्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, यानी जमा शुरू होना शुरू हुए, जिसकी वजह से कुछ लोग अमीर बन गए और कुछ लोग गरीब। आप ये बोल सकते हैं कुछ लोग बन गए हैव्स और कुछ लोग बन गए हैव
नॉट्स। हैव्स मीन जिनके पास एक्यूमुलेट हुए थे, हैव्स नॉट जिनके पास कुछ नहीं था। तो इसी से कॉन्सेप्ट आया, ये लोग बन गए रिच और ये बन गए पुअर। तो यानी ये जो रिच और पुअर का गैप आ रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारा रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने से। क्यों? क्योंकि हम बगैर प्लानिंग की यूज कर रहे थे। तो बगैर प्लानिंग जब हम यूज करेंगे तो हम ये भी नहीं देखेंगे कि किसके पास कितना रिसोर्स है, किसके पास कितना है। और जो पावरफुल होगा धीरे धीरे रिसोर्सेस उसी के पास एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो हैव्स में आएगा और बाकी जो होंगे वो हैव नॉट्स में। तो ये हैव्स वाला रिच हो जाएगा, हैव नॉट पुअर। तो इससे हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके बीच में रिच और पुअर का गैप आ गया है। दोनों ह्यूमन बीइंग है, लेकिन जिसके पास रिसोर्स ज्यादा है वो रिच है और जिसके पास रिसोर्स नहीं है वो पुअर है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी कि जब हमने रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया, हमने ये नहीं देखा कि इसको कितनी जरूरत है, बस यूज करना स्टार्ट कर दे, तो जो जितना पावरफुल था उसके पास उतने ज्यादा रिसोर्स आते गए। तीसरा जो है वो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ठीक है, यानी हमारी जो इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, उसमें कुछ क्राइसिस हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे कैसे क्राइसिस? तो आप यहां पे जाने, जैसे आपने ओजोन लेयर डिप्लीशन तो सुना होगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन। आपने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो सुना होगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन एटसेट्रा। तो मैंने क्या बोला, जो थर्ड मेजर प्रॉब्लम थी वो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जिसमें क्या ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन। तो आप देखेंगे ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो हमें यूवी रेस से बचाती है, और वो डिप्लीट होगी तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा, ये मान के चले कि नामुमकिन हो जाएगा। ये डिप्लीट हो रही है क्योंकि हम रिसोर्स का प्लानिंग नहीं कर रहे हैं यूज करने का। उसके बाद आप देखिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, लैंड हो, सॉइल हो, कोई भी पोल्यूशन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आप जानते हैं कि ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत गर्मी होगी, ओशंस का लेवल ऊपर आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम इससे होगी। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन, तो हम सारे लोग लैंड पे डिपेंड करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर करना हो, हमारा सर्वाइवल हो, लैंड पे डिपेंड। तो ये भी धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। तो आपने जाना कि हम जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज के, उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यानी इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, दैट इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, accumulation of resources in few hands, and global ecological crisis, that is ozone layer depletion, environmental pollution, global warming and land degradation etc. तो आप सोचेंगे कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे बचने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि रिसोर्स डेवलपमेंट से ये प्रॉब्लम हो रही, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, डेवलपमेंट करनी है, लेकिन कौन सी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यानी आपको कोई बोले अगर प्रॉब्लम हो रही डेवलपमेंट की वजह से, रिसोर्स का यूज करने की वजह से, क्या हम रिसोर्स यूज करना छोड़ दें, डेवलपमेंट करना छोड़ दें? तो उसका आंसर होगा नो, नहीं। हमें डेवलपमेंट करना या रिसोर्स का यूज करना छोड़ना नहीं है। तो फिर क्या करें? डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन कौन सी डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आइए जानते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। तो हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। मैंने आपको बोला कि डेवलपमेंट हमें करनी, लेकिन कौन सी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप बोलेंगे ये कौन सी डेवलपमेंट होती है? तो ये डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपको इसमें प्रॉपर रिसोर्स की प्लानिंग करनी, जाने आपको डेवलपमेंट करनी। आपको डेवलपमेंट कोई बोले करनी है, आप बोलेंगे यस हमें डेवलपमेंट करनी। तो फिर कैसे?
without damaging the environment, without damaging the environment, यानी हमें इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है। और दूसरा, जो हमारी प्रेजेंट डेवलपमेंट है, जो हमारी प्रेजेंट डेवलपमेंट है, वो फ्यूचर जनरेशन की नीड को या फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। यानी प्रेजेंट डेवलपमेंट शुड नॉट compromise the need of future generation। क्या बोला मैंने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमें डेवलपमेंट करनी है लेकिन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। पहला ये कि हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना। दूसरा ये कि जो हम प्रेजेंट में डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड को सैक्रिफाइस नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यानी हमें खुद की डेवलपमेंट करनी है लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड को कोई नुकसान ना हो। पता चला कि हम सिर्फ अपने लिए रिसोर्स यूज कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए खत्म हो गए, तो ऐसा नहीं करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमें खुद की डेवलपमेंट करनी है लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि क्या रिसोर्स फ्यूचर के लिए इनफ है या नहीं, हमारी फ्यूचर जनरेशन इन रिसोर्सेज पे सरवाइव कर पाएगी या नहीं। तो इसी को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मींस डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द environment and present development should not compromise the need of the future generation। यानी फ्यूचर जनरेशन का सर्वाइवल भी पॉसिबल होना चाहिए। आप ये सोचो हम इन्वायरमेंट को इतना डैमेज करते हैं, पोल्यूटेड कर दें कि फ्यूचर जनरेशन इसमें सांस भी ना ले पाए, तो ऐसी डेवलपमेंट नहीं करनी। तो कैसी करनी है, हमें इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना और दूसरा कि हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी सैक्रिफाइस या कंप्रोमाइज नहीं करना। तो आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ आई होगी। और इसी के लिए जब इन्वायरमेंट को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते गए तो इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कंसर्न जाहिर की अलग अलग कंट्रीज ने, क्योंकि आप जानते हैं इन्वायरमेंट पार्टिकुलर एक ही कंट्री का नहीं होता, वो सबको इफेक्ट करता है। अगर आप इन्वायरमेंट में पोल्यूशन करते हैं, मान के चले एयर पोल्यूशन, तो लैंड पे तो आपने बाउंड्री कर दी है, ये इंडिया है, इधर से इधर मान के चले पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान है, दूसरी साइड से चाइना है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर होगा वो तो सबके लिए सेम होगा। यानी जब हम इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं तो उससे सिर्फ हमारी कंट्री इन्फ्लुएंस नहीं होती बल्कि उसका इंपैक्ट ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलता है। अभी हमने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग, तो अगर ग्लोबल वार्मिंग इन्वायरमेंट का इंपैक्ट ग्लोबल लेवल पे हो रहा है तो इसके लिए ग्लोबल कंसर्न भी आएगी। तो उसी के लिए हम जानेंगे जब ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कंसर्न जाहिर होने लगी तो एक अर्थ समिट हुई थी 1992 ब्राजील में, उसको हम जानेंगे। हाँ, तो हमने बात की थी कि जब ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आने लगी, इसके इंपैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे होने लगे, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल लेवल पे इसके लिए कंसर्न भी होंगे। तो जो मैंने लिखा उसके लिए अर्थ समिट हुई, ये मान के चले मीटिंग हुई अर्थ के रिगार्डिंग, यानी अर्थ को बचाने, इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है। तो ये जो समिट थी ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, यानी अर्थ के रिगार्डिंग जो फर्स्ट समिट हुई थी वो यही थी, अर्थ समिट 1992। तो आप बोलेंगे ये कब हुई थी, और वो लिखा मैंने कहां हुई थी, तो ये बात है जून 1992 की। अगर आपसे कोई लोकेशन पूछ यानी कहां पे हुई, तो जगह का नाम था रियो डी जेनेरियो ब्राजील। कहां पर हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और इसमें more than 100 heads, more than 100 heads of state, यानी डिफरेंट कंट्री से कम 100 से ज्यादा
लीडर्स बोल लीजिए या हेड बोल लीजिए डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पर आए, इस समिट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें इनने बात की थी इन्वायरमेंट की, कि इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा। इसमें इनने बात की थी बायोडायवर्सिटी की, इसमें इन्हें बात की थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की या सोशल डेवलपमेंट बोल लीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। कारण क्या था, क्योंकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर रहे थे, लेकिन उसकी वजह से हमारी बायोडायवर्सिटी हो या इन्वायरमेंट हो, वो इम्पैक्ट हो रहा था, डैमेज हो रहा था। तो इसी के बारे में इन्हें बातचीत की कि हमें इन्वायरमेंट को और ज्यादा डैमेज नहीं करना, हमें कुछ ना कुछ तो ग्लोबल लेवल पे करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को बचाना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इन्हें यहाँ पे एजेंडा 21 साइन किया, एजेंडा 21 साइन, यानी यहाँ पे जो मोर देन 100 हेड्स आए थे उन्हें एजेंडा 21 साइन किया। एजेंडा 21 ये आप समझिए कि 21st सेंचुरी के लिए था, 21st सेंचुरी के लिए था, जिसमें ये प्लान किया गया कि हम जो डेवलपमेंट करेंगे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। क्या बोला मैंने, ये जो हेड्स आए थे इनने एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कंसर्न जाहिर की कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही, तो इसको कॉम्बैट करने के लिए, इससे बचने के लिए एजेंडा 21 साइन किया। एजेंडा 21 साइन मींस 21st सेंचुरी के लिए ये बताया गया कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन कौन सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आपको एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि हमने ये बोला कि एजेंडा 21 साइन करेंगे 21st सेंचुरी के, और साइन किया हमने, तो ये एजेंडा 21 है क्या, इसमें क्या था, तो जानते हैं इसको, एजेंडा 21 को। तो एजेंडा 21 ये हमने बात की, जो ये अर्थ समिट हुई इसमें एजेंडा 21 साइन किया, कहां पे, यूएनसीईडी के द्वारा, यूएनसीईडी के द्वारा। यूएनसीईडी मींस यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इधर एजेंडा 21 साइन किया किस लिए, टू कम्बैट environmental डैमेज, या ये बोल लीजिए डिजीज। इन चीज को हम ग्लोबल लेवल पे डील करेंगे, कम्बैट करेंगे, और इसको डील कैसे करना है, ग्लोबल लेवल पे हमें आपस में कोऑपरेशन करना है, यानी हर कंट्री को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है ताकि इन्वायरमेंट को बचा जाए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो शेयर्ड होंगी, यानी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी वो किसी पार्टिकुलर कंट्री की नहीं होगी, वो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। और ये भी बताया गया कि ये जो एजेंडा 21 है ये हर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने लोकल लेवल पे अपने कंट्री में जाके एजेंडा 21 को साइन करें और अपनी कंट्री में इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। तो आपको शायद एजेंडा 21 समझ आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद।